जो इसमें सब्सिडी वाली बात है, वो जो दूसरे देश अपने किसानों को ज्यादा दे रहे हैं, सब्सिडी देने के बाद अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो डिस्टॉर्शन है। क्या सर कहना है आपका? इसको सर मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पर फैलेसी फैलेसी जैसे आप समझते हैं, जो लगती तो लॉजिकल है सुनने में, लेकिन कुछ नेट जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो कुछ मिसिंग होता है। एक्चुअल में इंडिया का जो सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर है वो इनपुट सब्सिडी, जैसे आप जानते हैं बहुत सारा इनपुट सब्सिडी है। तो अगर प्रोडक्टिविटी पर आप देखिए, अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे और आप ये कहते रहेंगे कि हमारे देश में तो 46% जो लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है, और हम तो इतनी बड़ी कंट्री हैं, हमें तो फूड सिक्योरिटी आपको रखना है। तो एक तो डॉक्टर, आप सिंपल से इस बात को समझिए सर कि फूड सिक्योरिटी का आप बहाना करते हैं और नेट दुनिया में आप इम्पोर्ट नेट एक्सपोर्टर हैं। दूसरा बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में इंडिया का प्रॉब्लम जो है, जब ओबामा 2017 में इंडिया में आए थे तो 2013 से बाली पैकेज पे समझौता चल रहा है कि भाई आप 10% से ज्यादा अगर आपको प्रोविजन है सब्सिडी में, जो रेड बॉक्स सब्सिडी में आप 10% सब्सिडी आप दे सकते हैं टोटल आउटपुट पे। तो 10% सब्सिडी से आपकी ऊपर जा रही है तो आप उसको रेशनलाइज करें, और अगर कोशिश करें तो आप उसको आरएनडी में दे। अगर आरएनडी में अगर आप सब्सिडी देते हैं तो दुनिया के लिए ये अच्छा होता है, क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होती है, और जैसे ही कॉस्ट रिड्यूस होती है तो मार्केट फ्लोरिश करती है, सब लोग जानते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही मार्केट को प्रमोट करने के लिए बना हुआ है। लेकिन इंडिया का जो सब्सिडी है वो फूड सिक्योरिटी पे बना करके, या ऐसे कहें कि इंडियन की जो गवर्नमेंट है उसकी रिफॉर्म करने की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुछ लॉबी इतनी स्ट्रांग है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में, जिनको रेंट आता है। चाहे वो आप फाइनेंसर ले लें, आड़तिए ले लें, चाहे बड़ी जमीन वाले ले लें, चाहे मेरे फेलो एकेडमिशियन ले लें, जो अननोइंगली, तो वो सब मिलने की वजह से इतना लॉबी स्ट्रांग है कि इमोशन के बेस पे डिसीजन होते हैं, ना कि रिफॉर्म्स होते हैं। तो इंडिया अगर प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं जाएगा तो कब तक वो फूड सिक्योरिटी के नाम पे वो इस तरह की अनप्रोडक्टिव बातें करता रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर बात ये कहना चाहता हूँ सर कि हमें ये एक स्पेशल अपील टू फेलेसी है, जो दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। कि आप एक साइड तो आप पॉवर्टी दिखाते हो कि हमारे 142 करोड़ लोग हैं, दूसरी साइड आप इनएफिशिएंट हैं। तो हम्म। इन एफिशिएंसी की, और मार्केट रिफॉर्म जब तक नहीं होंगे तो इन एफिशिएंसी रहेगी। तो जो फार्मूला आए आपने देखे होंगे किस तरह से एकेडमिशियन ने और फाइनेंसर ने, आड़तियों ने और बड़े फार्मर ने छोटे फार्मर का यूज करके किस तरह से उनको बैकफुट पे ले गए वापिस। तो हमें ये क्लियरली समझना पड़ेगा कि जब तक आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो आप रिट्रीट करने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको रिफॉर्म के पर जाना पड़ेगा, रिट्रीट से कुछ होने वाला नहीं है। और जो अब इंडिया जो बेसिकली बात कर रहे हैं सर, मैं 1 मिनट में कंक्लूड करता हूं कि इंडिया इस बात को कह रहा है कि ये यूएस गलत कर रहा है। डेफिनेटली यूएस गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मुद्दा एक साइड में रख देते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या हाल है उस पे देखिएगा। हमारी प्रोडक्टिविटी में हम दुनिया में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आपको डेफिनेटली जब तक आप प्रोडक्टिविटी पे नहीं जाएंगे, और तो आप बेटर ऑफ नहीं होंगे कभी भी दुनिया में किसी भी तंत्र में। तो इस कंटेस्ट में हमें सोचना चाहिए कि एज प्रेजेंट तो यूएस के साथ आप समझौता कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने घर में काम नहीं किया है। तो 2013 में जब बाली पैकेज हुआ और 2017 में जब ओबामा इंडिया आए तो उन्होंने मोदी को कहा कि आप प्लीज रिफॉर्म कीजिए, और 2019 के अंदर वो रिफॉर्म पहले इंडिया ने अपने घर में करने का कोशिश किया, ताकि वो इंटरनेशनल डब्ल्यूटीओ रूल बेस्ड सिस्टम को मान सके। क्योंकि जब आप घर में प्रोडक्टिव हो जाओगे तभी आप फॉरेन कंट्री को फेस करोगे। लेकिन वो घर में फेल हुए तो डेफिनेटली अब आप ये एग्रीमेंट है ये नहीं मानोगे, तो ही आपके किसान के लिए फायदा है। लेकिन ये सेकंड बेस्ड है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यस, ये सेकंड बेस्ड डिसीजन है, कोई ऑप्टिमल डिसीजन नहीं है। तो इंडिया को पहले घर में काम करना चाहिए और बाद में रिफॉर्म करना चाहिए, रेदर देन जस्ट ब्लेमिंग यूएस ऑन बेस ऑफ पॉवर्टी और लार्ज नंबर फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। इस बात से कुछ होने वाला नहीं है। हमें लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया की ये जो एग्रीमेंट ना मानने पर इंडिया इसमें बैकफुट पे है या गलत है। लेकिन अगर आज समझौता कर लें तो हमारे किसानों की बुरी हालत हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम समझौता नहीं कर रहे तो हमारा राइट डिसीजन है। नो, हमारा राइट डिसीजन नहीं है। तो डॉक्टर नवीन, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं। मैं सहमत नहीं था, लेकिन मेरे आपके आर्गुमेंट बहुत कन्विंसिंग लगे हैं। बल्कि अब इसकी सपोर्ट में ही मैं कहना चाहूंगा, एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट होने के नाते मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ
कि वेरिएबल इनपुट्स के ऊपर अगर हम सब्सिडी देते हैं तो पॉलिटिकल इशू बन जाता है, उसको वापस खींचना मुश्किल हो जाता है।